पिछली क्लास में हम लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति पे डिस्कस किया था। फ्रांसीसी क्रांति में हमने देखा था कि बहुत बहुत सारे कारण थे फ्रांसीसी क्रांति के, जिसके कारण फ्रांसीसी क्रांति घटित हुई। बेसिकली फ्रांसीसी क्रांति में वह तत्व तो मूल था जो अमेरिका की क्रांति में था, क्योंकि अमेरिका में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को आधार बनाते हुए वहां के लोगों ने अपने अमेरिकन्स को स्वतंत्र बनाया था। अपने मदर कंट्री इंग्लैंड से, ब्रिटेन से स्वतंत्र कर लिया था। वही चीज यहां भी है। फ्रांस का सामाजिक ढांचा आपने देखा था कि फ्रांस का सामाजिक ढांचा बहुत ही ऊंच नीच से भरा था। फ्रांस में पूरे पॉपुलेशन को, पूरी सोसाइटी को 3 स्टेट में डिवाइड किया गया था, ESTAT। पहले स्टेट में पादरी वर्ग था जो खूब एंजॉय करता था, वोटिंग राइट भी उसे खूब थी। दूसरे वर्ग में कुलीन वर्ग था, वह पहले तो खूब एंजॉय करता था, लेकिन बाद में उसकी स्थिति खराब हुई, क्योंकि दुनिया में एग्रीकल्चर कभी तो बहुत लाभ का कार्य था। लोगों की निर्भरता एग्रीकल्चर पर थी, लेकिन धीरे धीरे यह समझा गया कि एग्रीकल्चर में विकास की संभावनाएं लिमिटेड है। एक लिमिट से ज्यादा उसमें विकास की संभावनाएं नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग व्यापार वाणिज्य की तरफ झुके। तो अरिस्टोक्रेट्स पिछड़ गए, आर्थिक संपन्नता में उनसे आगे निकल गए कुछ अन्य लोग जो उनके समाज से नहीं आते थे। इसका मतलब अरिस्टोक्रेट्स एक सोशली इफेक्टिव क्लास ही बन पाया। इकोनॉमिक तौर पे इफेक्टिव क्लास कॉमन पीपल में से डेवलप हुए, कॉमनर्स में से डेवलप हुए, जो इकोनॉमिकली इफेक्टिव बन गया, जिसको बुर्जुआ या मिडिल क्लास कहा गया, जिसमें बिग बिजनेसमैन, फाइनेंसर्स, स्टॉक होल्डर्स ये सब शामिल थे। विभिन्न प्रोफेशनल ग्रुप्स के लोग शामिल थे। लोअर क्लास को भी ये समझ में आ गया कि अमेरिका में लोगों को इंडिविजुअल फ्रीडम दे दिया गया है, सबको समान वोटिंग राइट मिला है, यूनिवर्सल मेल सफरेज है, यानी सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार है। स्त्रियों को तो अभी अमेरिका में भी नहीं है, लेकिन फ्रांस में यह हवा आई। फ्रांस के लोग भी, लोअर क्लास के लोग भी ऐसा सोचने लगे, जिसकी वजह से उन लोगों ने क्रांति करके ऊंच नीच को खत्म कर दिया। मानव अधिकारों की बहाली की गई, सबको समान माना गया, प्रॉपर्टी पर सबको समान अधिकार दिया गया, चर्च को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया गया, बस ऑटोनॉमी दी गई। इसका मतलब यह है कि फ्रांसीसी क्रांति ने काम तो कर दिया अपना जो करना था। हालांकि फ्रांसीसी क्रांति के नायक जो थे थर्ड स्टेट, उनमें भी आपस में बड़ी मारकाट हुई, लेकिन उस मारकाट के बावजूद भी उन्होंने मानव अधिकारों की बहाली करने में सफलता प्राप्त की। हालांकि वह आपस में लड़ते भिड़ते 1794 में अपनी सत्ता गंवा बैठे, अपने हाथ से सत्ता गंवा बैठे। 1795 में आपने देखा था दक्षिणपंथियों की सत्ता आई। दक्षिणपंथियों ने भी अब वह हिम्मत नहीं कर पाए जो पहले था कि ऊंच नीच को फिर से डेवलप कर दिया जाए। उन्हें भी यह मानना पड़ा कि मानव समान है, मानव
सिटीजन्स के अपने राइट हैं। उन्होंने भी ऐसा संविधान बनाया जो सभी लोगों के लिए था। यूनिवर्सल मेल सफरेज यानी सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार उन्हें भी देना पड़ा, वो डिनाई नहीं कर पाए। जो थर्ड स्टेट की डिमांड थी, भले ही वो मर कट गए लेकिन उनके अधिकार मिल गए। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट जो प्रिविलेज्ड क्लास था उसकी प्रिविलेज खत्म कर दी गई, फ्यूडलिज्म खत्म कर दिया गया। फिर फ्यूडलिज्म आया नहीं, हाँ उसकी जगह पर कैपिटलिज्म आ गया। ये भी शोषक था, जैसे सामंत शोषक था वैसे ये भी शोषक है। बस फर्क ये है कि वह आम किसानों का, आम लोगों का शोषण करता था और यह मजदूरों का शोषण करता है। पूंजीपति क्या करता, मजदूरों का शोषण करता है। अब हमारा थोड़ा शोषण कर पाएगा क्योंकि हम उससे जुड़े ही नहीं हैं, लेकिन जो उसके वर्कर्स हैं उनका शोषण तो करता था। उसका दूसरा रूप तो आया, फिर भी ये मॉडर्न पैटर्न था और नई चीजें तो आएंगी ही कुछ ना कुछ, और जो नई चीजें आएंगी उसमें कुछ फॉल्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन नया कुछ आया। इन्हीं क्रांति की परिस्थितियों ने किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को, जिसमें योग्यता है, जिसमें टैलेंट है, जो परिस्थितियों को हैंडल कर सकता है, उसके लिए अवसर दे दिया। क्योंकि पहले ज्यादातर अवसर कुलीन वर्ग के लोगों को ही मिलते थे। अगर आप उच्च घर के बेटे हैं तो आपको अवसर मिलता, नहीं उच्च घर के बेटे हैं तो अवसर नहीं मिलता। लेकिन फ्यूडलिज्म के समाप्त होने से, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के समाप्त होने से किसी को भी अपनी योग्यता के बल पर उभरने का अवसर मिला। और इन्हीं परिस्थितियों में कोर्सिका के द्वीप पर पैदा हुआ एक बालक जो सामान्य पृष्ठभूमि से ही आता था, मिलिट्री स्कूल में पढ़ा लिखा, मिलिट्री के अधिकारी के पद पर चयनित हुआ और फिर उसने क्रांति काल में बड़ी तेजी से पदोन्नति प्राप्त की और क्रांतिकारियों की जो भावनाएं थीं उस भावना के अनुरूप कार्य किया। इसीलिए बड़ी तेजी से 1794-95 तक वो खूब प्रोग्रेस किया और मिलिट्री जनरल के पोस्ट पर पहुंच गया। जब 1795 में दक्षिणपंथियों की सत्ता में, दक्षिणपंथियों के हाथ में सत्ता आई, तब नेपोलियन बड़ा हो चुका था, बहुत सारी लड़ाइयां लड़ चुका था, क्रांति के पक्ष में कार्य किया था, इसीलिए उसे कहा जाता है वो क्रांति पुत्र है। फिर जब दक्षिणपंथियों की सत्ता आई और उन्होंने कानून बनाने के लिए 2 सदनीय व्यवस्था की और कहा कि अब सदन से एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर नहीं जाएंगे, मंत्रि परिषद के सदस्य विधायिका से नहीं होंगे, मंत्रि परिषद के सदस्य बाहर से आएंगे। 5 डायरेक्टरों को में सत्ता निहित कर दी गई। नेपोलियन बोनापार्ट क्रांति के आदर्शों को ही आगे बढ़ा रहा था, उसने इसे गलत माना और धीरे धीरे उसके आंख की किरकिरी ये बनते चले गए। अल्टीमेटली 1799 में आपने देखा था कि नेपोलियन बोनापार्ट डायरेक्टरों की सत्ता को सीज कर दिया, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, कहा ये करप्ट है, ये देश को नुकसान कर रहे हैं, और उनकी सत्ता को सीज करके पावर अपने हाथ में ले लिया। 1804 में उसने स्वयं को मोनो अंकल कह दिया,
कहा मैं मोनो अंकल हूं। मोनो अंकल मतलब मैं राजा का अकेला भाई हूं, यानी राजा का कोई दूसरा भाई नहीं है, मैं ही अकेला उत्तराधिकारी हूं राजा का। और वह राजा बन गया। राजा तो बन गया, यानी क्रांति की कीचड़ से निकला और मोनार्क बन गया। लेकिन मोनार्क को ही तो खत्म किया था क्रांति ने, और फिर मोनार्क बन गया। यानी राजशाही क्रांति ने खत्म किया था, फिर से राजशाही आ गई। हालांकि वह अपने आप को क्रांति पुत्र के रूप में वही कार्य किया जो क्रांति ने किया था ज्यादातर। उसने नेपोलियन कोड लाया, नेपोलियन संहिता लाई। नेपोलियन संहिता के माध्यम से यह सुनिश्चित किया कि सारे मानव लॉ के सामने बराबर हैं, कोई ना ऊंचा है ना कोई नीचा है। उसने कहा कि हमारी सत्ता सेकुलर होगी, ये किसी धर्म जाति में बधी हुई नहीं होगी, ये सबके लिए होगी। और यही तो क्रांति का भी की कॉन्सेप्ट था। इसका मतलब नेपोलियन कोड, नेपोलियन संहिता के माध्यम से उसने क्रांति के नियमों को ही आगे बढ़ाया। उसने फ्रांस में सिस्टमेटिक रिफॉर्म किया, यानी व्यवस्थित सुधार किया। व्यवस्थित सुधार के लिए उसने एक पावरफुल सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की। उसने सेंट्रलाइज्ड स्कूल डेवलप किया, यूनिवर्सल एजुकेशन यानी सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था की। और यही तो क्रांति का भी उद्देश्य था, सब बराबर हैं, सबके लिए समान अवसर हो। ये नेपोलियन जब सत्ता पा गया तब भी यही किया। उसने जिन जिन क्षेत्रों को जीता था, जिन जहां जहां कॉलोनीज बनाए थे, उन कॉलोनीज में भी यही कहा वहां रिपब्लिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, वहां यूनिवर्सल मेल सफरेज होना चाहिए, यानी सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार होना चाहिए, वहां सभी लोगों के लिए शिक्षा होनी चाहिए, यानी सबके शिक्षा की वकालत की। वहां पर कहा कि सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए जो सही से काम कर सके, नहीं तो लोग बाधा उत्पन्न करते हैं। फेडरल गवर्नमेंट का समर्थन नहीं किया। इसका मतलब जो क्रांति ने कहा था, एक्चुअल में क्रांति जो कहा वही तो ये भी किया। इसका मतलब क्रांति के कीचड़ से पैदा हुआ और क्रांति के आदर्शों को ही आगे बढ़ाया। लेकिन कुछ अर्थों में इसने क्रांति के आदर्शों को उलट दिया। कैसे? वह क्रांति ने मोनार्की को खत्म किया था, यह खुद मोनार्क बन गया, कह रहा मैं मोनो अंकल हूं। क्रांति ने स्लेवरी खत्म की थी, स्लेवरी इसने भी कहीं खत्म की, लेकिन कुछ जगहों पर स्लेवरी को फिर से मान्यता दे दी गई, तो यह उल्टा हो गया। इस तरह से कई अर्थों में यह क्रांति के आदर्शों को उलट दिया, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। फिर भी यह क्रांति पुत्र था। यही इसका क्रक्स था कि नेपोलियन क्रांति पुत्र था, क्योंकि क्रांति के कीचड़ से ही पैदा हुआ और क्रांति के आदर्शों को आगे बढ़ाया। ठीक, तो लिखा जाए। लिखिए लिखिए नेपोलियन बोनापार्ट, आज सुन के लिखिए। नेपोलियन बोनापार्ट is called the son of the revolution.
is called the son of the revolution. नेपोलियन बोनापार्ट को क्रांति पुत्र कहा जाता है। क्रांति पुत्र कहा जाता है। He was born at Corsica, Corsica। उसका जन्म कोर्सिका में हुआ था। कोर्सिका में हुआ था। फुल स्टॉप। अपहीवल ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अपहीवल की स्पेलिंग ये है, अपहीवल ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन क्रिएटेड द केओस, क्रिएटेड द केओस। केओस की स्पेलिंग देखिए लिखी हुई है, केओस एंड अपॉर्चुनिटी, एंड अपॉर्चुनिटी फॉर हिज राइज, फॉर हिज राइज। फ्रांसीसी क्रांति के उथल पुथल, फ्रांसीसी क्रांति के उथल पुथल से उत्पन्न अराजकता, से उत्पन्न अराजकता और अवसरों के बीच, और अवसरों के बीच नेपोलियन का उदय हुआ। नेपोलियन का उदय हुआ। फुल स्टॉप। फॉलोइंग फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट नेपोलियन या टू डेवलप नेपोलियन। फॉलोइंग फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल टू डेवलप नेपोलियन। नेपोलियन के उदय में निम्न कारकों की भूमिका थी। निम्न कारकों की भूमिका थी। नंबर 1, मेरिटोक्रेसी ओवर बर्थ। मेरिटोक्रेसी ओवर बर्थ। हिंदी में लिखिए, जन्मजात योग्यता से अधिक महत्व, जन्मजात योग्यता से अधिक महत्व। छोटी सी हेडिंग बना के लिख लीजिए और इसमें लिखिए, द रेवोल्यूशन इंडेड द ओल्ड फ्यूडल सिस्टम। द रेवोल्यूशन इंडेड द ओल्ड फ्यूडल सिस्टम। क्रांति ने पुरानी सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। क्रांति ने पुरानी सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। कॉमा, कॉमा लगाइए। ओपनिंग रैंक्स इन द मिलिट्री, ओपनिंग रैंक्स इन द मिलिट्री एंड गवर्नमेंट to the talented individuals, to the talented individuals, जिससे सैन्य और सरकारी पदों पर, जिससे सैन्य और सरकारी पदों पर प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए, प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए अवसर खुल गए। अवसर खुल गए। इंग्लिश में कॉमा लगाइए, कॉमा लगा के लिखिए, रिगार्डलेस ऑफ नोबल बर्थ, रिगार्डलेस अ नोबल बर्थ, कॉमा
अ पाथ नेपोलियन सीज्ड, अ पाथ PATH नेपोलियन सीज्ड, कॉमा लगा के हिंदी में भी जोड़िए, चाहे वे कुलीन परिवार से हो या नहीं, चाहे वे कुलीन परिवार से हो या नहीं, और नेपोलियन ने इसी मार्ग का अनुसरण किया, और नेपोलियन ने इसी मार्ग का अनुसरण किया। मतलब क्रांति पुत्र है, उसी के बीच से निकल रहा है। अगला पॉलिटिकल अपहीवल, अगली हेडिंग पॉलिटिकल अपहीवल, राजनीतिक उथल पुथल, राजनीतिक उथल पुथल। इसमें लिखिए द इनस्टेबिलिटी एंड वार्स, द इनस्टेबिलिटी एंड वार्स created by the revolution, created by the revolution allowed brilliant commanders, allowed brilliant commanders like Napoleon, like Napoleon to gain fame and political influence, to gain fame, FAME, to gain fame and political influence। क्रांति के कारण उत्पन्न अस्थिरता, दूसरी हेडिंग में लिखिए क्रांति के कारण उत्पन्न अस्थिरता, अस्थिरता और युद्धों ने नेपोलियन जैसे प्रतिभाशाली सेनापतियों को, नेपोलियन जैसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों को प्रसिद्धि और राजनीतिक प्रभाव, प्रसिद्धि और राजनीतिक प्रभाव प्राप्त करने का अवसर प्रदान कर दिया, प्राप्त करने का अवसर प्रदान कर दिया, अवसर प्रदान कर दिया। तीसरी हेडिंग डाल लीजिए आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन, वैचारिक आधार, आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन। वैचारिक आधार, इसमें लिखे नेपोलियन इनिशियली प्रेजेंटेड हिमसेल्फ, Napoleon initially presented himself as preserving the revolution's core values, preserving the revolution apostrophes, the revolution apostrophes core values, core values, comma ending absolute monarchy, ending absolute monarchy and abolishing feudalism, and abolishing feudalism। तीसरी हेडिंग में हिंदी में लिखिए वैचारिक आधार में नेपोलियन ने प्रारंभ में
नेपोलियन ने प्रारंभ में स्वयं को क्रांति के आधारभूत मूल्यों स्वयं को क्रांति के आधारभूत मूल्यों को संरक्षित करने कौमा निरंकुश राजशाही को समाप्त करने और सामंतवाद को समाप्त करने वाले के रूप में प्रस्तुत किया। अगला हेडिंग, क्रांति को मूर्त रूप दिया। एम्बॉडीड द रेवोल्यूशन। क्रांति को मूर्त ऐसे लिखेंगे, मूर्त रूप दिया। मूर्त मतलब वास्तविक स्थिति में लाया। कैसे, इसमें नोट करिए। नेपोलियन एम्बॉडीड द रेवोल्यूशन बाय फॉलोइंग एक्शंस। नेपोलियन embodied the revolution by following actions। नेपोलियन ने निम्नलिखित कार्यों द्वारा क्रांति को मूर्त रूप दिया। फर्स्ट ए कर लीजिए, द नेपोलियनिक कोड। नेपोलियन संहिता कोड है, जैसे कॉर्नवालिस संहिता, सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रक्रिया संहिता, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता, आईपीसी इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता। ऐसे ये भी संहिता है। संहिता मतलब अब समझ में आ गया होगा संहिता क्या है। लॉ है ना, यानी एक लॉ है, लॉ बनाया। इस लॉ में क्या कहा उसने, जिससे कि क्रांति के आदर्श स्थापित हो रहे हैं। तो नोट करिए, दिस लीगल फ्रेमवर्क promoted equality before the law and secular authority ब्रैकेट में लिखिए, द की concept of revolutionaries, हिंदी में लिखिए, नेपोलियन ने इस वैधानिक कार्य के द्वारा विधि के समक्ष समता
विधि के समक्ष समता और धर्मनिरपेक्ष सत्ता का दृष्टिकोण स्थापित किया। धर्मनिरपेक्ष सत्ता का दृष्टिकोण स्थापित किया। ये क्रांति का उद्देश्य था, ये भी कर रहा है। मतलब क्रांति का पुत्र है और क्रांति के आदर्शों को आगे बढ़ा रहा है। पुत्र है कभी बढ़ाएगा नहीं तो बढ़ाएगा, अपनी विरासत सब होगा वैसे ही। अगला सिस्टमेटिक रिफॉर्म। सिस्टमेटिक रिफॉर्म व्यवस्थागत सुधार। व्यवस्थागत सुधार इसमें लिखे नेपोलियन एस्टैब्लिश्ड सेंट्रलाइज्ड स्कूल्स। नेपोलियन एस्टैब्लिश्ड सेंट्रलाइज्ड स्कूल्स। नेपोलियन ने केंद्रीयकृत स्कूलों की स्थापना की। केंद्रीयकृत स्कूलों की स्थापना की। केंद्रीयकृत स्कूल को वहां लाइसीज कहते थे, चाहे तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं लाइसीज, LYCEES, लाइसीज। केंद्रीयकृत स्कूलों की स्थापना की। इंग्लिश में ऐड करिए and promoted universal education comma reflecting the revolution's emphasis. Reflecting the revolution apostrophe S emphasis on societal progress. Emphasis on societal progress. और हिंदी में ऐड करेंगे और सार्वभौमिक शिक्षा को बढ़ावा। सार्वभौमिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जो क्रांति की सामाजिक प्रगति। क्रांति की सामाजिक प्रगति पर बल को प्रदर्शित करता है। पर बल को प्रदर्शित करता है। अगला तीसरा स्प्रेड ऑफ आइडियाज। कौन सा आइडियाज? क्रांति के आइडियाज। स्प्रेड ऑफ आइडियाज, विचारों का प्रसार। His conquests spread revolutionary ideals, and administrative structure across Europe. नेपोलियन की विजयों ने क्रांतिकारी आदर्शों और प्रशासनिक संरचनाओं को पूरे
यूरोप में फैलाया। इसका मतलब वह क्रांति पुत्र था और क्रांति के आदर्शों को आगे बढ़ाया। ये तो था कि नेपोलियन क्रांति पुत्र था। क्यों? क्योंकि वह क्रांति के कीचड़ से पैदा हुआ और क्रांति के आदर्शों को एक्सप्लोर किया। लेकिन अगर आ गए कि नेपोलियन क्रांति पुत्र था लेकिन क्रांति के आदर्शों को ही उलट दिया, इवैल्यूएट, तो एक दो पॉइंट ही हैं उसके विरोध जिसमें वो उलट दिया, वो दिखा दीजिए। बाकी पॉजिटिव चीजें दिखा दीजिए कि वह क्रांति पुत्र अधिक था, हालांकि उसने कुछ आदर्शों को उलट